हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। जैसे कि हमने यूजीसी जेआरएफ नेट का पेपर 2 का हिंदी के यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी हैं उनको पता होगा, हमने वहाँ पर हर टॉपिक को बहुत डिटेल में ढंग से स्टडी किया है। तो आज हम यूनिट 1 के चैप्टर 1 का मॉक टेस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये मॉक टेस्ट नंबर 1 है। 20 क्वेश्चन हम हर मॉक टेस्ट वीडियो में करेंगे, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो और आपका इंटरेस्ट बना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि आर्य भाषाएं वगैरह कौन सी थी हमारी। तो भारतीय आर्य भाषाओं को तीन भाषाओं में विभाजित किया गया है। नंबर 1 प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएँ, सेकेंड है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएँ और थर्ड है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएँ। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का काल था 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, मीन्स 1000 ईयर्स का ये काल था। ठीक है। तो इसमें जो भाषाएं बोली जाती थी वो थी वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। ठीक है, इसको हमने डिटेल में पढ़ा था। आप एक बार वहाँ पे भी रिकॉल कर सकते हैं, नहीं तो अपनी अरिहंत की बुक खोल के बैठिएगा साथ में। वो जो चीज़ मैं पढ़ा रही हूँ वो उसके अंदर है, उन्हीं में से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, क्योंकि हमारी मेन उसी बुक से हम यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं। बाकी और भी बुक हैं, तो आप जो भी आपके बुक है उसमें से या तो इस टॉपिक को पढ़ लीजिए या यहीं पर समझ लीजिए। ओके। सेकेंड है हमारा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएँ। ये थी हमारी 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी, मतलब जहाँ पर प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएँ ख़त्म हुई थी वहाँ से हमारी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएँ स्टार्ट होती हैं। और इसका था 1500 ईयर्स का काल पूरा। ठीक है, देखो 500 ईस्वी पूर्व 500 तो ये हो गए और 1000 ईस्वी 1000 ये, तो टोटल हो गए 1500 ईयर्स। इसमें जो भाषाएं थी मेन वो कौन सी थी? पाली, प्राकृतिक और अपभ्रंश। ओके, इसके भी सारे हमने रूप पढ़े थे। थर्ड है हमारा भारतीय आधुनिक आर्य भाषाएँ। ठीक है, तो ये था 1000 ईस्वी से अब तक, मतलब 1000 ईस्वी से अब तक चल रहा है। तो ये हमारी 2100 ईस्वी चल रही है ना। तो ये तब से चली आ रही हैं और आगे भी ये जब तक कोई नई भाषा नहीं आती तब तक ये चलती ही रहेंगी। तो इसमें था हिंदी की बोलियाँ, हिंदी की बोलियों में है मराठी, बांग्ला, उड़िया इत्यादि। ठीक है, ये तो इनके काल थे, इनको ध्यान रखिएगा। अब और पढ़ लेते हैं। भारतीय आधुनिक आर्य भाषाएं में जो इनका विकास जो हुआ था वो अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय स्वरूपों में हुआ था। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो वो तो थी हमारे काल, प्राचीन आर्य भाषाएं, मध्यकालीन और आधुनिक। ये है हिंदी, जो अपभ्रंश में से हमारा हिंदी का विकास हुआ था। ठीक है, तो ये हिंदी को हमने 3 भागों में बांटा है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, वो भाषाएं थी, ये हिंदी है। तो पहली है प्राचीन हिंदी, दूसरी है मध्यकालीन हिंदी और तीसरी है आधुनिक हिंदी। ओके, प्राचीन हिंदी हमने कहा था ना 1000 ईस्वी से स्टार्ट हुई थी हमारी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएँ और वो अब तक चली आ रही हैं। तो उसमें 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक प्राचीन हिंदी थी, 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक मध्यकालीन हिंदी थी और 1850 ईस्वी से अब तक जो है वो आधुनिक हिंदी है। ठीक है, तो आई होप कि आपको प्राचीन भाषाएँ और प्राचीन हिंदी वगैरह का फ़र्क समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास। क्योंकि जो अपभ्रंश था, हमने कहा पाली, प्राकृतिक और अपभ्रंश, अपभ्रंश से ही आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ है। तो हम इसमें अपभ्रंश के भेद देखेंगे और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएँ देखेंगे कि कौन से अपभ्रंश में कौन सी भाषाएँ आती हैं। ये 6 पार्ट्स में डिवाइड है। शोरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, ब्राह्मण अपभ्रंश और महाराष्ट्री अपभ्रंश। ठीक है, तो एक एक में हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी भारतीय आर्य भाषाएं आ रही हैं। तो शोरसेनी अपभ्रंश में आती है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। ठीक है, अर्धमागधी अपभ्रंश में आती है पूर्वी हिंदी। ध्यान रखिएगा, हर क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हर चीज़ जो इसमें आती जा रही है आप इसे ध्यान से लर्न करते रहिए। तो अर्धमागधी अपभ्रंश में आती है पूर्वी हिंदी और पूर्वी हिंदी के रूप हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ओके, मागधी अपभ्रंश में आती है बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया आदि। ठीक है, खस अपभ्रंश में आती है पहाड़ी, ब्राह्मण में आती है पंजाबी और सिंधी और महाराष्ट्री में आती है मराठी। ठीक है, तो ये अपभ्रंश के भेद थे। और अपभ्रंश के भेद में कौन सी आधुनिक आर्य भाषाएँ आती हैं वो हमने देख ली, इनके काल भी देख लिए, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भाषाओं के भी, और प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी के भी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए,
पहला क्वेश्चन है हमारा, ईरानी महाभारत काल से ही भारत को हिंद कहने लगे थे, यह कथन किसने कहा है? तो ये इसका आंसर है पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने, क्योंकि पहले हम सारे ऑप्शंस देखेंगे। पहला है जॉर्ज ग्रियर्सन, राहुल सांस्कृतन, हेमचंद और पंडित राम नरेश त्रिपाठी। लेकिन आगे के क्वेश्चंस में मैं आपको सिर्फ वही आंसर बताऊंगी जो आंसर है, सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगी। उससे क्या होगा कि आपके दिमाग में सिर्फ वही बात फीड होगी जो हम आंसर में होगी। सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ेंगे तो हमारा सिर्फ आंसर पे ही ध्यान जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन था हमारा, ईरानी महाभारत काल से ही भारत को हिंद कहने लगे थे, यह कथन किसने कहा? ये कहा पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने। मैं आपको एक बार पढ़ के भी बता देती हूँ यहाँ से। ये था कि भारत में भाषा के अर्थ में हिंदी का प्रयोग फारसियों और अरबों ने किया था। पंडित राम नरेश त्रिपाठी के अनुसार ईरानी महाभारत काल से ही भारत को हिंद कहने लगे थे, अतः स्पष्ट है कि कालांतर में हिंद देश के निवासियों को हिंदुस्तानी और उनकी भाषा को हिंदी कहा जाने लगा। ठीक है, तो ये हमारी बुक में लिखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में है, विश्व की भाषाओं को कितने भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है? तो इसका आंसर है 12। विश्व की भाषाओं को मुख्यतः 12 भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है। इसका आंसर भी मैं पढ़ कर सुना देती हूँ आपको। विश्व की लगभग 3000 भाषाओं को मुख्यतः 12 भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है। भारोपीय मीन्स भारत और यूरोपीय, तो एक तो ये हो गई। दूसरा है द्रविड़, फिर चीनी, सेमेटिक, टेमेटिक, आग्नेय, यूराल, बांटू, रेड इंडियन, काकेशस, सुडानी और बुशमैन। इन 12 भाषा परिवारों में भारोपीय समूह विश्व का अत्यंत विस्तृत भाषा परिवार है। यानी कि भारोपीय कौन सा है? भारत और यूरोपीय का। ये विश्व का अत्यंत विस्तृत भाषा परिवार है। हिंदी इसी भाषा परिवार की भाषा है। इस भाषा परिवार की भारतीय शाखा को ही भारतीय आर्य भाषा कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या था कि विश्व की भाषाओं को मुख्यतः कितने भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है? 12 भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन 2 से 3 बार मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि साथ के साथ आपको लर्न हो जाए और आपके माइंड में फीड हो जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो अभी हमने पढ़ा था, हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। ओके, 4th, भारतीय आर्य भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित रहती है? तो अभी हमने कहा था कि जो भारोपीय है उसमें जो हिंदी है वो भारतीय आर्य भाषा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भारतीय आर्य भाषाएं किस परिवार से संबंधित है? वो है भारोपीय परिवार से। ठीक है, उसमें हिंदी हमारी मेन आती है। फिर 5वां क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा क्या है? तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में हमने कहा था कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, बट ऑप्शन में सिर्फ वैदिक संस्कृत है तो हम वैदिक संस्कृत पे टिक लगा देंगे। अगर वैदिक और लौकिक दोनों होते और इसमें ऑप्शन ऐसा होता कि ए एंड बी बोथ, तो हम उस पर टिक लगाते। ओके, तो फिलहाल हमारे ऑप्शन में सिर्फ वैदिक संस्कृत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वैदिक संस्कृत। ठीक है, इसका मतलब प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है वैदिक संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 6, वैदिक ग्रंथों की भाषा कौन सी थी? तो वैदिक ग्रंथों की भाषा वैदिक संस्कृत में लिखी गई थी। ठीक है, तो वैदिक ग्रंथों की भाषा क्या थी? वो वैदिक संस्कृत थी, क्योंकि वैदिक ग्रंथों को वैदिक संस्कृत में लिखा गया था। ओके, आप चाहें तो इन क्वेश्चंस को ना 1 लाइनर क्वेश्चन की फॉर्म में लिखते चलिए, क्योंकि जो हमने पढ़ा था तभी मैंने आपको बोला था कि 1 लाइनर क्वेश्चन की फॉर्म में लिखते चलिए इन्हें, और जो बैक क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको भी 1 लाइनर में बना लीजिए। फिर जब आपका एग्जाम हो तो सिर्फ अपने नोट्स को पढ़ के जाना, आपको सब क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th, विद्वानों ने वैदिक ध्वनि की संख्या 52 मानी है। इसमें कितने स्वर और कितने व्यंजन हैं? ठीक है, तो इसमें होते हैं 13 स्वर और 39 व्यंजन। ओके, तो वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी है? 52 है। इसमें स्वर कितने हैं? स्वर हैं 13 और व्यंजन हैं 39। ठीक है, तो 39 और 13 मिलकर हो गए 52। ओके, तो विद्वानों ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है 52, स्वर हैं 13 और व्यंजन है 39। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लौकिक संस्कृत से संबंधित कौन से कथन असत्य हैं? ध्यान दीजिएगा, असत्य पूछा है, सत्य नहीं पूछा। तो लौकिक संस्कृत से संबंधित कौन से कथन असत्य हैं? एक तो है लौकिक संस्कृत में केवल 48 वर्ण शेष रह गए हैं, ये बात तो सही है,
असत्य नहीं है, ये इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा है लौकिक संस्कृत की ध्वनियों में जीवामूल्य और उपध्माने लुप्त नहीं हुए हैं, जबकि ये लुप्त हो गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर है, क्योंकि ये गलत है। लेकिन फिर भी हम और ऑप्शन भी पढ़ लेंगे, एकदम से राइट नहीं लगाना है आपको, सिर्फ समझ लीजिए, अपने माइंड में रखिए और आगे के ऑप्शंस भी देख लीजिए। फिर है रामायण, महाभारत, अष्टाध्यायी पुराण आदि ग्रंथों की रचना लौकिक संस्कृत में हुई है, ये बात भी सही थी, इसका मतलब हमसे असत्य पूछा गया तो ये भी नहीं आएगा इसमें। फिर है लौकिक संस्कृत में वैदिक संस्कृत की अपेक्षा क्रिया रूपों और धातु रूपों में विशेष अंतर आ गया है, ये बात भी सही है, इसका मतलब ये भी इसका आंसर नहीं है, क्योंकि हमसे असत्य पूछा गया है, तो इसमें सिर्फ बी वाला कथन असत्य था। ठीक है, कि लौकिक संस्कृत की ध्वनियों में जीवामूल्य और उपध्मानीय लुप्त नहीं हुए हैं, ये बात गलत है, वो लुप्त हो चुके हैं। ठीक है, ये हमारी बुक में दिया हुआ है, आप एक बार उसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का कालक्रम क्या है? तो अभी हमने पढ़ा था प्राचीन, मध्यकालीन आर्य भाषाएं और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, तो हमने इसमें रीड किया था 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। तो इसका राइट आंसर होगा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का कालक्रम है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम प्राकृतिक भाषा कहा जाता है किसे? अपभ्रंश, संस्कृत, पाली या अवहट? तो ये है हमारी प्रथम प्राकृतिक भाषा जो है वो है पाली। एक बार मैं आपको इसको पढ़ के बता देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। लिखा है कि पाली को प्रथम प्राकृतिक भी कहा जाता है, इसमें बौद्ध साहित्य की रचना हुई है। इस भाषा में त्रिपिटक ग्रंथों, सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम पिटक की रचना हुई है। सुत्त पिटक साधारण बातचीत के ढंग पर दिए गए बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। विनय पिटक में बुद्ध की उन शिक्षाओं का संकलन है जो उन्होंने समय समय पर संघ संचालन के लिए को नियमित करने के लिए दी थी। और अभिधम पिटक में चित्त, चैतसिक आदि धर्म का विशद विश्लेषण किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कई क्वेश्चन हमारे कवर हो जाते हैं। पहली बात तो पाली को प्रथम प्राकृतिक कहा गया है। दूसरी बात ये है कि इसमें बौद्ध साहित्य की रचना हुई है। तो अगर पूछा जाएगा बौद्ध साहित्य की रचना किस में हुई है, तो वो पाली में हुई है। पाली के 3 जो त्रिपिटक ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। और सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। विनय पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है जो उन्होंने समय समय पर दी थी। और अभिधम पिटक में चित्त और चैतसिक आदि धर्मों का विशद विश्लेषण किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 10। तो प्रथम प्राकृतिक भाषा किसे कहा गया है? वो कहा गया है पाली को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक ग्रंथों की रचना किस में हुई है? तो देखो अभी हमने पढ़ा था उसी में कवर हो गया। त्रिपिटक ग्रंथों की रचना किस में हुई है? वो हुई है पाली में। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से पाली भाषा में लिखी रचना है कौन कौन सी है इसमें? क्या महाभारत है, कपूरमंजरी है, जैन ग्रंथ आगम है या फिर मिलंद पन्हु है? तो इसका आंसर है मिलंद पन्हु। ये क्यों है मैं भी आपको रीड करके बताती हूँ बुक से। पाली भारत की प्रथम देशीय भाषा थी। पाली में लिखे गए कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं मिलंद पन्हु, महावंश, दीपवंश, अटकथा साहित्य इत्यादि। पाली भाषा में 3 व्याकरण भी उपलब्ध हैं, सदनीति व्याकरण, कच्चान व्याकरण और मोगलान व्याकरण। सदनीति व्याकरण की रचना अंग्रवंश ने की थी जो कि एक बर्मी भिक्षु थे। ठीक है, तो इससे हमारा ये क्वेश्चन कवर हो जाता है कि इसमें पाली भाषा में लिखी हुई रचना इनमें से कौन सी है? वो मिलंद पन्हु है। वैसे इसके अलावा मिलंद पन्हु के अलावा महावंश और दीपवंश और अटकथा भी पाली भाषा में लिखी गई है, बट हमारे ऑप्शन में सिर्फ मिलंद पन्हु था तो हम इसको टिक कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट, सदनीति व्याकरण के रचनाकार कौन थे? तो सदनीति व्याकरण के रचनाकार थे अग्नवंश। ठीक है, अग्नवंश थे, अभी भी मैंने आपको बताया पढ़ के। कच्चान व्याकरण किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? तो कच्चान व्याकरण पाली भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, क्योंकि अभी हम पाली भाषा के बारे में ही पढ़ रहे थे और उसमें आया था कि कच्चान व्याकरण पाली भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्राकृतिक भाषा को अर्धमागधी, चूलिका पैशाची और अपभ्रंश इन 3 भागों में किसने वर्गीकृत किया था? तो इसका राइट आंसर है हेमचंद। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा बता देती हूँ। प्राकृतिक भाषा को अर्धमागधी, चूलिका पैशाची तथा अपभ्रंश इन 3 भागों में किसने वर्गीकृत किया था? वो था हेमचंद जी ने
किया था प्राकृतिक भाषा को इन 3 भागों में वर्गीकृत। इसके बारे में भी मैं आपको रीड करके बताती हूँ, सुनिएगा ज़रा। वररुचि ने प्राकृत भाषा के 4 भेद माने हैं, महाराष्ट्री, पेशाची, मागधी और शोरसेनी। परंतु हेमचंद ने अपने प्राकृतिक व्याकरण में प्राकृतिक को 3 भागों में वर्गीकृत किया है, अर्धमागधी जिसे आशी भी कहा जाता है, चूलिका, पेशाची और अपभ्रंश। ठीक है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्रों में 7 प्राकृतों का उल्लेख किया है, शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, दक्षिणात्य, बाहिलिक, अवंतिजा तथा प्राच्या। ठीक है। तो अगर आपसे वररुचि के बारे में पूछा जाता है तो आप 4 बताएंगे, महाराष्ट्री, पेशाची, मागधी और शौरसेनी। हेमचंद्र ने 3 भागों में विभाजित किया था, अर्धमागधी, चूलिका, पेशाची और अपभ्रंश। और भरत मुनि ने 7 प्राकृतों में विभाजित किया था। ठीक है। लेकिन अगर साहित्यिक महत्ता की दृष्टि से देखें, भाई सबके अलग अलग विचार थे, लेकिन साहित्यिक महत्ता की दृष्टि से देखें तो शौरसेनी, पेशाची, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी ये मुख्य हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि साहित्यिक महत्ता की दृष्टि से प्राकृतिक के कितने भाग हैं, तो आप बताएंगे 5, शौरसेनी, पेशाची, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी। ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो हमने था पढ़ लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा, इसमें हमने 20 क्वेश्चन पढ़ने थे, वो हो गए हमारे कवर। तो नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। तो ये चैप्टर हमने पूरा पढ़ रखा है। आगे के मॉक टेस्ट करने से पहले आप प्लीज़ उनको सारा अच्छे से देख लीजिए, 1 लाइनर क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लीजिए। और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसमें आंसर दे दूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।